नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी की करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एक नई शुरुआत में हम स्वागत करते हैं। और जो हमारी आज की शुरुआत है वो है रोजगार और निर्माण की। आप सभी को पता है कि यह एक साप्ताहिक अखबार होता है जो प्रत्येक सोमवार को अपडेट होता है। प्रत्येक सोमवार को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और ये अगली एक जो हमारा एक वीक होता है, जैसे हमारी अभी जो स्टार्टिंग हुई है 3 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो ये अगले 9 जुलाई तक के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक सप्ताह अपडेट होता है, संडे को आता है। और इसमें हमारे रोजगार से जुड़ी हुई तो खबरें रहती ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, शासन स्तर पे जो भी कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, मंत्रि परिषद के निर्णय होते हैं, जो शासकीय गतिविधियां होती हैं, और कई बार यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं इस आशा के साथ कि आपके लिए काफी लाभदायक होगी। और यहाँ पर जो हमारा फोकस रहेगा वो प्री, मेंस और जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं और आगे होने वाले हैं। अभी लगभग मान के चलिए अगस्त के आसपास, जैसे ही आचार संहिता लगने वाली होगी उसके पहले काफी सारी वैकेंसीज आपको दिखने लगेंगी और आएंगी। रिजल्ट भी आने प्रारंभ हो गए हैं। तो रोजगार निर्माण में कई चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। हमारे लिए एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अखबार है कि जिसका हम लोग अपने प्री में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, मेंस में भी यूज कर सकते हैं। और तो उन्हीं सब चीजों को एक पूरा का पूरा हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से हमारे प्री के प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा सेक्शन हमारे लिए मुख्य परीक्षा के लिए एक उपयोगी हो सकता है। आपके ऐसे के पार्ट में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज हो सकती हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज भी होते हैं इसमें और एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं सेक्शंस को कवर करेंगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके एक समय की बचत होगी और आप कम समय में एक पूरा का पूरा एक रोजगार निर्माण आपको क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ प्रारंभ करते हैं और ये हमारा पहला वीडियो है। आप सभी के सुझाव इसके लिए आमंत्रित हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है या जो एक हम प्रयास कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ही यूज के लिए है, आप लोगों के ही लाभ के लिए है। आप सभी को इसमें ऐसा कुछ सुझाव है आपके कि सर इसमें हमारी ये भी आवश्यकता है, आप इनको पूरा कर दे तो बढ़िया रहेगा, या इसमें ये चीजें भी ऐड करिए, हमें आवश्यकता रहती है इसकी, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी जो हमारा अगला सोमवार जो हमारा रहे, जब ये आए रोजगार निर्माण, तो हम उन चीजों को भी कवर करें। अब क्योंकि ये सोमवार को आता है तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करने में समय लगता है, इसलिए हमारा जो ये वीडियो रहेगा ये आपको मंगलवार की शाम को उपलब्ध रहेगा, क्योंकि इसको बनाने में भी समय लगता है। हमने आपसे वादा किया था कि हम एक नई शुरुआत करेंगे और भी बहुत सारे बदलाव आपको एग्जाम गुरु जी के चैनल पे मिलने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई एमपीएसआई के लिए, एमपीपीएससी के लिए भी हम बेहतरीन क्लास में लेकर के आ रहे हैं। और आपको ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ जो हमारी मुख्य परीक्षा आयोजित हो रही है अभी 21-22 जुलाई तक के लिए, उसके बाद आपको बहुत सारे नए नए परिवर्तन वहां पर दिखने वाले हैं। जो क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि एक ऐसा विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र में भी बैठा हुआ है, जो संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता, हम उस तक पहुंचे, उन तक संसाधनों को पहुंचाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स परचेज करना चाहते हैं या फॉरेस्ट की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आप ऐप के थ्रू इसको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा रोजगार निर्माण रहता है उसमें इस बार एक लेख आया था कि कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है डॉक्टर्स डे। ये डॉक्टर्स डे पे काफी अच्छा एक लेख आया था। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। इस पूरे के पूरे आलेख में ओवरऑल जो हमारी ध्यान देने वाली बात थी, पहली बात तो डॉक्टर्स के जो महत्व है उसके बारे में। जब अभी कोरोना आया था हमने बहुत ज्यादा हमने करीब से जाना कि लोग जो हमारे डॉक्टर्स थे, विशेषकर जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग थे, पुलिसिंग भी उसमें बहुत महत्व स्थान रखती है। तो प्रशासन का एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि पूरा का पूरा देश थम गया था। तो ऐसे समय में डॉक्टर्स ने, जब हम अपने पड़ोसी से भी बात नहीं कर रहे थे, घर पे भी यदि कोई बीमार हो रहा था, सर्दी जुकाम हो रहा था, तो हम उससे भी दूरी बना रहे थे। उस समय पे यदि कोई ध्यान देने वाला व्यक्ति था तो वो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने अपने बोलते पूरी तरह से प्रोफेशनल हो करके और उससे भी आगे बढ़ करके मानवता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया, लोगों को स्वस्थ किया। तो इन्हीं सब चीजों पे ये पूरा का पूरा एक लेख आधारित, ताकि एक व्यक्ति के जीवन में, एक उसको स्वास्थ्य में, उसका परिवार में, उसका समाज में किस प्रकार से एक डॉक्टर की भूमिका होती है, कि एक जो डॉक्टर होता है उसको बहुत अहम भूमिका कैसे निभाता है, उनकी कितनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं और हमें उन पर गर्व करना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने बहुत से बुरे वक्त में भी वो हमारा क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो अब डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? इसी चीज को धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन हर एक जो दिन मनाया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, एक व्यक्तित्व होता है जो उस दिन को मनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो वो प्रेरित करने वाले जो एक व्यक्ति थे वो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे। उनकी स्मृति में ये मनाया जाता है। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय जो रहे हैं, अब डॉक्टर थे तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है। इनका जो ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये राजनीति में भी आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1882 में या 1882 में बिहार के पटना में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वहां जन्म लेने के बाद ये मेडिकल की जो अपनी शिक्षा है कोलकाता में इन्होंने यहाँ प्रारंभ करी, पूरी करी इसको। इसके बाद ये बाहर क्या है, लंदन में उपाधि लेने के लिए गए। उस समय पे पढ़ाई के लिए एक प्रेरित होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। वो भी मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए प्रेरित हुए, तो इनकी एक सोच का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पे ये सोच रहे थे। और साथ ही इन्होंने अपनी जब मेडिकल की शिक्षा पूरी करी और लंदन में डिग्री ली, इसके बाद ये जब 1911 में 1911 में जब गांधी जी एक्टिव हो रहे थे, उसी समय में ये भी यहाँ पर आया। उनसे प्रेरित हो करके इन्होंने क्या है कि अपने चिकित्सीय जीवन की यहाँ पर शुरुआत करी। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और काफी सारी उस समय पे सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहे हैं। महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1991 में क्या हुआ कि इनकी जब भारत सरकार ने 1991 में जब इनका 1962 में इनका डेथ हुई, इसके बाद 1991 में 1991 में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को जो है डॉक्टर्स डे के रूप में मनाएंगे। उसका एक कारण ये भी है, इनकी जो जन्म तिथि है और इनकी जो पुण्य तिथि है ये दोनों एक ही दिन है। 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1882 में, और 1 जुलाई 1962 को इनका निधन हुआ था। तो डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं जन्म तिथि, पुण्य तिथि में भी मनाया जाता है। जन्म दिवस जयंती दोनों एक दिन है, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए थे। इसी वजह से इनको 1961 में भारत सरकार ने सर्वोच्च जो हमारा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न की उपाधि भी इनको दी गई थी। तो 1961 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जन्म इनका पटना में हुआ था। ठीक है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल के क्या रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही में इन्हें जो पश्चिम बंगाल राज्य का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी सोच थी बहुत दूरगामी थी। इन्होंने बहुत सारे सोसाइटीज के साथ मिलकर के नए नए हॉस्पिटल्स खोले। और जो ट्रस्टी हॉस्पिटल का एक कॉन्सेप्ट हमको दिखता है कि आज की डेट में बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स है वो ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं। ये जो कार्य का प्रारंभ किया था ये डॉक्टर विधान चंद्र राय ने, इसको बहुत तेजी से गति दी थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस बार का जो हमारा संपादकीय रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है, और बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे संपादकीय के रूप में निकलते हैं। ये जो पूरा फोकस रहा इसमें विकसित राज्य के रूप में उभरा मध्य प्रदेश। ठीक है। इसमें क्या था कि मध्य प्रदेश जो हमारा है एक गरीब राज्य में गिनती होती थी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों की जो गिनती बीमारू राज्य के रूप में गिना जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया है। तो आर्थिक रूप से क्या क्या समृद्धि हमारे यहाँ आई है, तो हम विकासशील राज्य की तरफ आगे बढ़े हैं। तो इसमें बात करी गई उन्हीं सब चीजों की कि मध्य प्रदेश ने क्या हुआ है कि भी दिल्ली में मध्य प्रदेश ने सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 जारी करी थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपकी अभी होने वाली जो मेंस की परीक्षाएं हैं या प्री की परीक्षा वहां पर भी प्रयोग हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश के यदि आपसे पूछा जाए कि विकास दर वर्तमान में क्या है, तो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में विकास दर है वो 19.7 है, देश में सर्वाधिक है। वहीं पर मध्य प्रदेश जो है देश की अर्थव्यवस्था में 4.6% का क्या करता है, योगदान करता है। और मध्य प्रदेश की यदि जो जीडीपी है उसमें बीते दशक में लगभग 200% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और ये लगातार बढ़ रही है। और हमारी जो वर्तमान में 2001-2 से जो बेस ईयर 2001-2 है उससे कंपैरिजन किया जाए तो हमारी जो विकास दर है आज की डेट में बढ़कर के 16.43 हो गई है। 2001-2 में ये 4.43 थी। और प्रदेश का जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है 71,594 करोड़ रुपए था, जो वर्तमान में 13,22,821 रुपए हो गया है। गणना ये जो की जा रही है 2001-2 से तुलना की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी 2001-2 में जो थी 11,718 रुपए थी। 2022-23 में ये बढ़ करके 1,40,583 रुपए हो गई है।
और यहीं पर यदि आप बात करें कि जो राज्य की जीएसडीपी है, वर्तमान में हमारी जो विकास दर है इसकी, राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है उससे भी अधिक है। और इस वर्ष का जो बजट था 2023 का, ये 3,823, जो हमारा अधोसंरचना बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार ने खर्च किया है, वो 3873 करोड़ रुपए का खर्च किया था। इस वर्ष उन्होंने बढ़ा करके इसको 56,000, कितना कर दिया, 256 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है। बिजली की उपलब्धता एक समय पे काफी खराब थी, हमारे यहाँ बिजली थी नहीं, आने का समय हमें मालूम था 1 से 2 घंटे तक मिल सकती है, वर्तमान में हमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। वही 2003 में जो हमारी ऊर्जा क्षमता थी वो 5,173 मेगावाट थी, जो बढ़ करके वर्तमान में 28,000 मेगावाट हो गई है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और आगे बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लग ही रहा है, लगभग 500 करोड़ रुपए का, ये 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा। साथ ही में किसानों को लगभग 50,000 सोलर पंप स्थापित किए गए, उनको बांटे गए हैं। जल्दी सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी बनने वाली है। सड़कों के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। वर्तमान में 2001-2 में जो हमारे 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी ग्राम, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करके, वर्तमान में 4,10,000 किलोमीटर सड़कें हो चुकी हैं। जो राष्ट्रीय परियोजना से बात करो तो 1,500 किलोमीटर की लंबाई की थी, वर्तमान में 40,000 करोड़ की लागत के लगभग 35 कार्य वर्तमान में स्वीकृत है, जिसमें से आपके अटल आपका एक्सप्रेसवे हो गया, नर्मदा एक्सप्रेसवे हो गया और विंध्य एक्सप्रेसवे भी हो गया। और बुंदेलखंड विकास इधर मित्र करके एक भी निर्मित की जा रही है। तो पूरे के पूरे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सभी के सभी डेवलप किए जा रहे हैं। तो 35 कार्य जो है स्वीकृत किए गए हैं। तो ये संपादकीय में मध्य प्रदेश सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया था कि हम किस प्रकार से, एक तरह से आप एक बीमारू राज्य से हम विकासशील, और विकासशील से अब हम ऐसे गिनती गिन रहे कि हम विकसित राज्य में, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी औद्योगिक क्षेत्र की यदि आप बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। तो विकसित बोलना थोड़ा सा क्या होगी, जल्दबाजी होगी, विकासशील कहा जा सकता है। दूसरी खबर जो एक आलेख के रूप में आई थी वो ये आई थी कि प्रधानमंत्री ने अभी क्या किया है, सम्मान निधि योजना जब उन्होंने दी है, मध्य प्रदेश में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था शहडोल पे, तो वहां पर इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप की खासियत ये है कि ये ई-केवाईसी है। कई बार क्या था, जो किसान सम्मान निधि है उसके लिए लोगों के मोबाइल पे ओटीपी आता था, और आप सभी को पता है ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नंबर बहुत जल्दी बदलते हैं, तो उनको अगली बार ओटीपी नहीं आता था, तो उनकी जो बार बार उनको क्या करना होता था कि उनको जाना होता था बैंक। अब बैंक में जाकर के उनको हर बार केवाईसी करानी होती थी, तब जाकर के उनकी राशि आती थी। इस वजह से बैंकों में भी एक क्या होता था कि एक ओवरलोड वर्क उनके पास आता था, जो कि बार बार उनको वही साल में 2 बार 3 बार करना ही पड़ता था। अब इस वजह से बैंक भी परेशान थे, तो इसका एक अच्छा उपाय निकाला है सरकार ने, उन्होंने इसको ई-केवाईसी फॉर्मेट पे ले गया है। इसमें एआई का बहुत अच्छा यूज किया गया है। अब इस पूरे के पूरे लेख के अंदर आप बात करो तो इस ऐप की खूबियां हैं जो मैं आपको आगे बता दूंगा कि ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं। आप सभी को पता है कि प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना में आप सभी को पता है कि सरकार जो पहले 4,000 रुपए, 2,000 रुपए की किस्तें देती थी, इसको अब इन्होंने 3,000 की किस्त करके 6,000 रुपए कर दिया। एमपी की तरफ से, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जो मिलते हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 मिलते हैं, तो ये दोनों मिलाकर के 12,000 रुपए हो जाते हैं, जो कि पहले 10,000 रुपए थे। इसकी घोषणा अभी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें आती है, तब जाकर के 6,000 रुपए प्रतिवर्ष केंद्र सरकार की तरफ से क्या किए जाते हैं, जो पात्र किसान परिवार होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसी में मध्य प्रदेश शासन अपना अब 6,000 रुपए और जोड़ देगी, तो कितनी राशि हो जाएगी, कुल किसानों को 12,000 रुपए की राशि मिलेगी। आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, तो याद रखना है कि 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। अब इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, तो इसका जो नोडल मंत्रालय है किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इनका उद्देश्य ये है कि किसानों को, जो एक तरह से आप ये कहो कि जिनके पास रकबा कम है, उनको एक मासिक आय निर्धारित की जाए, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो अपनी जो फसल के समय उनकी जो छोटी मोटी जरूरतें होती हैं उसके कारण उन्हें इधर उधर से लोन न लेना पड़े, और छोटी छोटी जरूरतें उनकी जब पूरी होंगी, जो कृषि से जुड़ी हुई भी हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत जुड़ी हुई हो सकती हैं, तो वो भी इससे क्या हो सके, पूरी हो सके। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इसको चालू किया गया है। और किसान परिवार में पति पत्नी नाबालिग बच्चे युक्त परिवार माना जाता है, और जिसके पास राज्य या केंद्र सरकार को जो एक भूमि रिकॉर्ड है उनके अनुसार उनके पास खेती योग्य भूमि होना चाहिए। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यदि बात करें तो इसका क्या है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की उसकी
फंडिंग योजना है। केंद्र सरकार इसका पूरा जो 6,000 रुपए की राशि है ये 100% केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। ठीक, इसका पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसके अलावा जो 6,000 की राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। ऐसे किसान जिनके पास शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन है, किसान का मतलब खेती योग्य भूमि से होता है। आपके पास प्लॉट है शहर के अंदर तो आप किसान की श्रेणी में नहीं आओगे। ठीक है, और इसमें आपका लघु किसान भी आता है, सीमांत कृषक परिवार भी आता है। अब इसके अलावा जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो टैक्स वगैरह देता है, ऐसे लोग या जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जिनकी आय अच्छी खासी है, ठीक है, उन या 10,000 रुपए से जिनकी अधिक मासिक पेंशन है, वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं होते, उनको ये लाभ नहीं मिलता। तो अब इन्हीं सब चीजों के बाद क्या है कि जो सरकार का किसान सम्मान निधि अभी तक जो चल रहा था, इस ये मोबाइल वेरिफिकेशन के माध्यम से चल रहा था। इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ये अभी तक जो चल रहा था ये मोबाइल ओटीपी के थ्रू चलता था, पटवारी वगैरह इसको अपडेट करते थे, लेकिन अब इसमें क्या है, ये सब पहली बात तो देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जो सीधा खातों पे जाती है बिना कहीं पे रुके हुए। यानी वहां से 6,000 रुपए से 2,000 रुपए की राशि चलती है तो उसके खाते में 2,000 की ही राशि पहुंचती है, बीच में किसी भी प्रकार की कोई राशि इधर उधर नहीं होती। लेकिन अब इसके लिए हेल्प डेस्क भी सरकार ने प्रारंभ किया है। साथ ही में अब इसमें क्या किया है सरकार ने कि इसको एआई बेस्ड किया है। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का यूज किया है। और अब क्या होगा कि अब जो किसानों को मोबाइल ओटीपी की बजाय उनको ये ऐप ऑन करके अपने फेस को, जो फेस लॉक होता है, अपने यूज किया होगा अपने मोबाइल पे, फेस ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाएगा और वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो बार बार ये नंबर भी चेंज होते हैं तो उसके कारण इनको समस्या नहीं जाएगी। अब इनको फिंगरप्रिंट या वन टाइम पासवर्ड की जरूरत इनको नहीं होगी, इनकी केवाईसी हो जाएगी। और फेस ऑथेंटिकेशन जो होगा ये जो उनका आधार कार्ड में जो डेटाबेस है उसके आधार पे होगा। तो कुल मिलाकर के अब इसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर होने की क्या गुंजाइश कम हो जाएगी, व्यक्ति का चेहरा तो एक ही रहता है। ठीक है, इसमें एक बात आपको याद रखना, एक भाषणी पोर्टल है जहां पर क्या होता है कि जो कई, क्योंकि ये क्या केंद्र की योजना है तो कन्नड़ भी होंगे इसमें, आपके तमिल भी होंगे, मलयालम भी होंगे, तो अलग अलग लैंग्वेज के लोग होंगे। तो यहाँ पर भाषा का क्या होगा, एआई बेस्ड एक इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया गया है जो भाषा का क्या करेगा, अनुवाद करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। तो इस ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा पे यदि कोई किसान है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, उसको अपने क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज आती है, अपनी मातृभाषा उसको आती है, एक तरह से कहें कि उनकी जो लोक भाषा है वो भी आती है, तो वो उसकी भाषा में जो ये उसकी पूरी हेल्प की जाएगी, उसकी सहायता की जाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, वो ऑटोमेटिक उस लैंग्वेज में क्या करेगा, उससे बात करेगा। तो भाषणी करके एक एआई लक्ष्य इन्होंने विकसित किया है हमारी सरकार के द्वारा। ये पूरी तरह से जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है वहां पर उपलब्ध रहेगा और उसके बाद इनका क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में ये मोटी मोटी बातें थी, पूरा का पूरा लेख आया था और उसमें इसी से जुड़ी हुई कुछ सारांश थे। इसके आगे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री को मिस्र का अभी हाल ही में क्या दिया गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, याद रखना, ऑर्डर ऑफ द जो नाइल का पुरस्कार है ये कहां से मिला है सर प्रधानमंत्री को, ये मिस्र के द्वारा दिया गया, वहां का दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, श्री अब्देल फतह अल सीसी, इन्होंने दिया है। मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी कायरा है, वहां पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और ये प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले व्यक्ति हैं जो ये पुरस्कार पाए, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ये नागरिक पुरस्कार वहां का पाया है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी और ये विशेषकर राष्ट्राध्यक्ष राजकुमार या उपराष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है कि जो मिस्र की मानवता के लिए अमूल सेवा क्या करते हैं, देते हैं, वहां पर सहयोग प्रदान करते हैं। तो प्रधानमंत्री को ये दिया जाने वाला 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, यानी 13 देशों के साथ पहले भी उनको ये सम्मान दिया जा चुका है। और 26 वर्ष के अंतराल के बाद किसी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय यात्रा थी। और अभी अपने यहाँ G20 की जो समिट होने वाली है उसमें ये G20 का मेंबर तो नहीं है मिस्र, लेकिन इसको एक अतिथि देश के रूप में क्या किया गया है, इसको इनविटेशन दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि अभी जो रॉ के नए चीफ बने हैं वो बने हैं कौन, रवि सिन्हा। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे। रॉ में जितने भी ज्यादातर आपको मिलेंगे वो आईपीएस कैडर के लोग ही मिलेंगे, पुलिसिंग से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। और ये जो पहले रॉ के जो चीफ थे सामंत कुमार गोयल, उनकी जगह ये लेंगे। 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2 साल का रहेगा। ठीक है, रा जो होता है ये भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके कार्यालय के अधीन रखा जाता है। ये हमारे यहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि
विदेशी गतिविधियों या जो बाकी की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, इन सब चीजों पे क्या करती है, नजर रखती है। इनका अपना एक सर्विस कैडर होता है, और रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस रॉ के नाम से ये जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आरबीआई के एक नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। कुल मिलाकर के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। उनमें से एक डिप्टी गवर्नर जो रहे हैं वो रिटायर हुए हैं, तो उनकी जगह पे अभी एस जानकी रमन को बनाया गया है। इनका पूरा नाम स्वामीनाथन जानकी रमन है। ये डिप्टी गवर्नर के पद पे रहेंगे और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा, और जब बीच में भी हटाया जा सकता है। वर्तमान में डीएम पात्रा, एम राव, टी रविशंकर, ये 3 डिप्टी गवर्नर हैं। इसके बाद एस जानकी रमन मिलाकर के 4 डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास रहेंगे। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं और एक गवर्नर हो सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अभी हाल ही में खबरों में बना हुआ था, आपको मिला होगा, कई जगह आपने सुना होगा कि टाइटैनिक की जो मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी भेजी गई थी, उस पर 5 लोग गए हुए थे, वो सभी के सभी दुर्घटना में क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो टाइटैनिक का ये मलबा देखने के लिए जो गहरे में समुद्र में गई थी, इसका नाम क्या था? इसका जो नाम था वो टाइटन नाम से गया हुआ था। 13,500 फीट के नीचे गया था। टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी की ये देखने वगैरह वहां गए हुए थे, तो वहीं पर इनके साथ दुर्घटना हुई, खत्म हुई। 1912 में ये घटना हुई थी, जो टाइटैनिक की घटना है, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, लगभग लोगों ने इसको देखा होगा। तो ये 1912 की घटना है, ब्रिटिश यात्री जहाज था टाइटैनिक जो डूबा था। इसके बाद इस पर मूवी भी बनी, और ये जो पनडुब्बी है इसका जो स्वामित्व अमेरिका की एक फर्म है ओशन गेट, इसके पास था। ठीक है, ओशन गेट के पास था। और इसके पहले जो सबसे ज्यादा हॉलीवुड फिल्म के निर्माता है जेम्स कैमरून, इन्होंने लगभग सबसे ज्यादा 23 गोते लगाए, यानी वहां पर वो 33 टाइम्स वहां पर वो गए हैं, 33 बार वहां पे गए हैं। जेम्स कैमरून को 97 में ऑस्कर का अवार्ड भी दिया गया था, टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं। और इसके पहले 21-22 में भी टाइटैनिक पर 2 अभियान चलाए गए थे। 1912 में इंग्लैंड न्यूयॉर्क की पहली अपनी यात्रा में ही क्या हुआ था, टाइटैनिक डूब गया था। तो आपको इसमें जो नाम याद रखना है वो टाइटन का नाम याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है टाइटैनिक पनडुब्बी जो भी हाल ही में डूब गई थी, या टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई एक पनडुब्बी डूब गई थी, तो उसका नाम क्या था, इस टाइप। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 100 GB रैम का सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो याद रखना है कि ये जो हमारे इसरो का एक फिजिकल रिसर्च लैब है, ये आपके सिलेबस में भी है, साइंस एंड टेक के पार्ट में। ठीक है, इसरो का जो फिजिकल रिसर्च लैब है ये अहमदाबाद में, इसको पीआरएलए कहा जाता है, वहां पर विक्रम साराभाई के नाम से ये परम विक्रम कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। अब इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बातों पे यदि हम बात करें, तो भारत के लिए पहला सुपर कंप्यूटर रहा है, तो वो कौन सा रहा? परम 8000 रहा है। 1991 में ये बनाया गया था और सीटेक के द्वारा बनवाया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग विभाग के द्वारा बनाया गया था। वहीं पर दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर रहा वो CDC 6600 रहा है, और इसको बनाने वाले को हमारे यहाँ आज की डेट में सुपर कंप्यूटर का, आधुनिक जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका पितामह भी कहा जाता है, उनका नाम था सेवमोर। इसके अलावा शीडेक ने हमारे यहाँ पुणे में एआई बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर एरावत बनाया है। ठीक है, जो कि वर्तमान में दुनिया में जो वैश्विक रूप से बात करी जाए तो उसकी 75वीं पोजीशन आती है। लेकिन जापान का जो फुगाकू है ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो 415 पेटाफ्लोप्स है। पेटाफ्लोप्स क्या होती है? फ्लोप्स जो होती है सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसको मापने की एक विधि होती है। ठीक है, फ्लोप्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड मापने की एक विधि। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में ये रहती हैं, लेकिन इन्होंने प्रिशा करके नाम है इनका, प्रिशा निकजू, इन्होंने सबसे कम उम्र 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। ये रहने वाली वास्तविक रूप से यदि बात करी जाए तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल की हैं, लेकिन वर्तमान में इनके जो फादर है वो महाराष्ट्र में पुणे में जॉब करते हैं, इसलिए उनको कई जगह आपको महाराष्ट्र के नाम से भी मिलेंगे। IIT में उन्होंने वहां से बीटेक किया हुआ है, और ये अपने फादर के साथ इन्होंने ये टास्क पूरा किया है। ये 5 साल की है। इन्होंने 5364 मीटर यानी लगभग 17,598 फीट की ऊंचाई, वहां जो बेस कैंप है वहां तक ही पहुंची है, और एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस प्रकार से दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी वहां पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। तो इनका नाम याद रखना है आपको। इनका नाम इनके पिता के नाम से साथ लिखा गया है, लोकेश निकजू। इनका नाम है प्रिशा निकजू।
ये अपने फादर के साथ गई थी और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बेस कैंप में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। 12 दिन का लगभग इन्होंने समय लिया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश में जो था, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। वंदे भारत कुल बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 3 वंदे भारत ट्रेनें हो चुकी हैं। बाकी की जो ट्रेनें थी वो अलग अलग जगह से थी, लेकिन कई बार वंदे भारत से आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी जो घोषणा हुई थी वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें वित्त मंत्री ने लगभग 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। और ये ट्रेनें जो है ट्रेन 18 में इनको डब किया गया। पहले हमारे जो राजधानी ट्रेन चली थी, जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी, वो ये राजधानी से राजधानी चलती थी। इनकी स्टॉपेज बहुत कम होते थे। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये बिना लोकोमोटिव के संचालित होती हैं। और साथ ही में इसमें क्या है, इसकी जो प्ररोधन प्रणाली है इसमें जो इस्तेमाल की जाती है इसमें वितरित कर्षण शक्ति का प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार का चल रहा है उसके अंतर्गत इनका निर्माण किया जा रहा है। और हमारे देश की जो पहली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया गया था वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 टोटल चल रही है। पहली ट्रेन आपसे यदि कभी पूछी जाए तो ये याद रखना कि पहली ट्रेन 1 अप्रैल को भोपाल से दिल्ली के बीच में चली थी। इसके बाद फिर आगे और भी ट्रेनें चलने वाली है, लेकिन पहले का नाम हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश को अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। और ये चतुर्थ पुरस्कार थे केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार होते हैं उसकी श्रेणी में आप बात करो तो ये चतुर्थ नंबर के पुरस्कार थे। इसमें मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में क्या दिया गया है, प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो जल संरक्षण है इस पर काफी अच्छा कार्य हुआ है। हमारे यहाँ सिंचित जल को माइक्रो इरिगेशन जो टेक्नोलॉजी होती है, पाइप के माध्यम से भी जो एक प्रेशराइज्ड पाइप की सिंचाई की व्यवस्था भी हमारे यहाँ की गई, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और छोटी छोटी माइक्रो जो सिंचाई परियोजना होती है उनको क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। यानी जल का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि जल किसान जो है अनावश्यक जल को क्या करें, यहाँ वहां नहीं बहाए। जितनी आवश्यकता है उतनी ही खेती के लिए, जितनी आवश्यकता है उतनी ही जल का प्रयोग करें। तो इन एक तरह से ये कहा जाए कि जल को कंजूसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल किया जा रहा है, अनावश्यक नल चालू करके नहीं रखा जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों में राज्य में अच्छा कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यदि शहरी स्थानीय निकाय की बात करो तो चंडीगढ़ इसमें पहले नंबर पे रहा है। ये पुरस्कार जो आपको दिए जाते हैं, ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भारत सरकार का एक जल शक्ति मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आता है आपका जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग, इसके द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कारों का जो उद्देश्य है जनता को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करना है, सर्वोत्तम जल प्रयोग का जो प्रथा है उसका उपयोग उसको अपनाने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। अलग अलग श्रेणियों के 11 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। इसमें राज्य होते हैं, जिला होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, संभाग भी होते हैं, संस्थान भी होते हैं, व्यक्ति जो कार्य करते हैं वो भी होते हैं। तो अलग अलग श्रेणियों को कुल 11 पुरस्कार होते हैं। और जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो हमारे देश में जो एक अभियान चल रहा है जल समृद्ध भारत, इसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया था वर्ष 2018 में दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसकी जो स्थापना की गई थी वो जल समृद्धि भारत के दृष्टिकोण के हिसाब से की गई थी। विभाग कौन सा है, तो विभाग याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विकास है। इसके क्रम में आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में क्या किया है कि 2019 में ये जो एक मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको फिर से चालू किया है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये योजना अभी प्रारंभ हुई है। ठीक है, ये योजना अभी प्रारंभ नहीं हुई है। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन का जो गृह पुलिस विभाग है इसके द्वारा 19/10/2013 से मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये लगातार चल रही थी, लेकिन वर्ष 2019 में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये बंद हो गई, एक तरह से लाभ मिलना इसका बंद हो गया, तो इसको फिर से प्रारंभ किया गया। तो आपसे कभी भी आगे पूछा जाए तो याद रखना है इसका गैजेट में बाकायदे मेंशन है, 19/10/2013 से ये चालू की गई थी। मध्य प्रदेश शासन का इसका ऑर्डर भी जारी हुआ था इसी समय पे। तो ये मध्य प्रदेश के जो पुलिस विभाग के कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक योजना है। लगभग 100 से के आसपास हॉस्पिटल इसमें क्या है, संबद्ध है, इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के बाहर भी जो बड़े हॉस्पिटल्स है वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। यदि आप वहां इलाज कराने जाते हो तो आपका सीधे इलाज प्रारंभ किया जाएगा। 8 लाख रुपए तक का पुलिस कर्मचारियों का इसमें इलाज होता है। इन्हीं सब इसी योजना से जुड़ा हुआ यहाँ पे आपको ये आलेख
मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बात करेंगे अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो लोकतंत्र सेनानी राज्य एक स्तरीय सम्मेलन आयोजित भोपाल में किया गया था, इनकी सम्मान निधि में क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है। 25,000 रुपए की जो सम्मान निधि थी इसको बढ़ा करके 30,000 रुपए कर दिया गया है। और जो सेनानी मीसा के समय पे जब हमारे आपातकाल लगा था तो उनकी समय जो दी जाती थी राशि वो 8,000 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दी गई है। वहीं पे जो उनके परिवार होते हैं, दिवंगत परिवार होते हैं, उनके 5,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए कर दी गई है। तो ये लोकतंत्र सेनानी उनको दिया जाता है जो लोकतंत्र के लिए क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। विशेषकर जिन्होंने आपातकाल के समय पे जो लड़ाई लड़ी, इसके लिए कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई या कुछ लोग क्या हुए, जेलों पे रहे, उन सभी को सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, उनको एक राशि दी जाती है, सम्मान राशि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, तो बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक विकास केंद्र है बामोर, ये कहाँ पे आता है, ये मुरैना जिले में आता है। ठीक है, मुरैना जिले की औद्योगिक क्षेत्र है। ये क्यों कहा मुरैना को मुरैना नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में मोरों की जो सबसे ज्यादा संख्या है ये मुरैना में है, इसलिए इसका नाम मुरैना पड़ा। चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे जेके टायर का प्लांट है, उसकी एक नई इकाई चालू करी गई है। जेके टायर जो टायर बनाते हैं, हम सभी उसको देखे हैं, यूज भी करते हैं जेके टायर को, तो उसकी एक नई इकाई है, उनकी एक यूनिट का वहीं पे प्रारंभ किया गया है। तो जेके टायर याद रखना है, ये बारमौर में है, मुरैना जिले के अंतर्गत बारमौर आता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि मुख्यमंत्री सीखो कुमार योजना को लेकर के युवाओं में काफी उत्साह है। ये एक खबर जुड़ी हुई थी, तो ये योजना काफी तेजी से फैल रही है। इसमें यदि आपको यहाँ पेपर पे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप सभी का कांस्टेबल का एग्जाम भी है आने वाले समय पे, या एमपीपीएससी मेंस में विशेषकर योजनाओं से यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 मार्कर या 5 मार्कर में ये योजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप बुलेट पॉइंट्स क्या लिखेंगे 3 मार्कर या 5 मार्कर में, वो भी ध्यान रखेंगे। साथ ही में यदि ये आपके जो कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं, वहां इन सभी योजनाओं में आप 10 दिन 1 महीने एग्जाम चलेंगे तो कोई भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अभी पीएससी में भी उसने पूछ लिया था कितने रुपए की राशि दी जाएगी लाडली बहना योजना में। तो हमें मोटी मोटी बातें क्या ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, ये युवाओं के लिए है। इनकी युवा कितने वर्ष तक को माना गया, 18 से 29 वर्ष तक की आयु को। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं रखी गई है, आईटीआई रखी गई है। ठीक है, उन्हें चयनित जो युवा होंगे उन्हें छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा, यानी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टाइपेंड 12वीं उत्तीर्ण करने वाले को 8,000, आईटीआई वाले को 8,500 रुपए, 500 रुपए ज्यादा मिलेगा। डिप्लोमा वाले को 9,000 रुपए मिलेगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। ये सब इनको जो एक निर्धारित किया गया, ये सारी चीजें इनको 1 ईयर के लिए मिलेंगी। लेकिन 1 ईयर में केवल सरकार बैठा के आपको ये सहायता नहीं करेगी, इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जिसका सर्टिफिकेशन आपको मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड, जो एमपीडबलएस डीजीपी है, इसके द्वारा एक आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद आपको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आपको एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसका लाभ मिलेगा। इन्हीं सबरों के साथ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये था हमारा रोजगार निर्माण का। थोड़ी बहुत स्लाइड्स में दिक्कत रह गई है, अगली बार आपको नहीं मिलेगी। कैसा लगा आप उसका फीडबैक हमें जरूर बताएं कमेंट करके। इसमें यदि कोई और भी सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताएं, और इसमें यदि कंटेंट और भी कुछ जोड़ना है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारी और आपकी जो रोजगार निर्माण वाली मुलाकात होगी वो सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को शाम को 10 बजे होगी। तो शाम को 10 बजे ये वीडियो आपको अपडेट हो जाएगा। इसमें और भी सुधार जो किए जाने हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर हम सुधार करेंगे। रेगुलर करंट अफेयर्स आपको अगले दिन से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अब वो डेली रहेंगे, संडे को छोड़ करके मंडे टू सैटरडे आपके डेली करंट अफेयर्स चलते रहेंगे। साथ ही में वीकली का जो रोजगार निर्माण है हम ये भी उपलब्ध कराएंगे, प्लस मंथली करंट अफेयर्स जो आपका आता है पूरे माह का, जो हमने अभी आपको करा दिया जून माह का, जुलाई माह का भी आपको होगा। तो कुल मिला के 3 प्रकार के करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध रहेंगे। आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आता है तो आपको इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, हम भी मेहनत करते हैं तो हमें भी लगता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय